My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोग एजुबीड 105A का जो पेपर आया था 27 फरवरी 2023 को, उसको सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखा था और बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के प्रथम 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। और आज के इस क्लास में प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 मीन्स अंतिम 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। को स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। और सबसे पहले जो है हम लोगों ने कल जो है व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया था और उसी सीरीज में आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक के जो ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पी प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न संख्या 21 आ गया है। प्रश्न है द रीजन फॉर द राइज ऑफ वाटर इन द ओशियंस इज, महासागरों में जल वृद्धि का कारण है हैवी रेन, अत्यधिक वर्षा, बी है अम्ल वर्षा या एसिडेंसी है, मेल्टिंग ऑफ द आइस इन पोलर रीजन्स या ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, एंड डी है आर्टिफिशियल रेन्स या कृत्रिम वर्षा। तो डियर स्टूडेंट्स, द रीजन फॉर द राइज ऑफ वाटर इन द ओशियन, महासागरों में जल वृद्धि का क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ पिघल रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस इन द पोलर रीजन्स, उसी के कारण द राइज ऑफ वाटर इन द ओशियंस हो रहा है। फिर ओशियंस का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो किसके कारण से? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने के कारण से। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इज, शून्य जनसंख्या वृद्धि है। ऑप्शंस आर ए बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ प्लस इमिग्रेशन, अर्थात जन्म प्लस अप्रवासन इज इक्वल टू मृत्यु प्लस प्रवासी। बी है बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज लेस देन डेथ प्लस इमिग्रेशन, जन्म प्लस अप्रवासन जो है कम है मृत्यु प्लस प्रवासी से। सी है बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज ग्रेटर देन डेथ प्लस इमिग्रेशन, या जन्म प्लस अप्रवासन अधिक है मृत्यु प्लस प्रवासी से। एंड डी है बर्थ माइनस इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ माइनस इमिग्रेशन, जन्म प्लस अप्रवासन इज इक्वल टू मृत्यु माइनस प्रवासी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जीरो पॉपुलेशन होता है, जीरो पॉपुलेशन का मतलब कि जितना प्लस होता रहा है उतना ही माइनस हो, जितना बढ़ रहा है उतना ही कम भी हो। तो बढ़ता किससे है? बर्थ मीन्स बच्चे जो नए जन्म लेते हैं, और साथ साथ जो इमिग्रेशन है, हमारे देश में कोई दूसरे देश से इमिग्रेंट्स आते हैं, तो जन्म प्लस अप्रवासन से बढ़ता है। घटता किससे है? डेथ प्लस इमिग्रेशन से, अर्थात जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो दूसरे देश में प्रवासी हो जाते हैं, तो इससे घटता है। तो जब बर्थ प्लस इमिग्रेशन इक्वल टू होगा, बराबर होगा डेथ प्लस इमिग्रेशन के, तब जाके जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? जीरो होगी, शून्य होगी। सो हियर इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जन्म प्लस अप्रवासन इज इक्वल टू मृत्यु प्लस प्रवासी, या बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ प्लस इमिग्रेशन। दैट सिचुएशन और दैट ग्रोथ इज नोन एज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न है एसिड रेज इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ, अम्ल वर्षा एक प्रकार का मिश्रण है। योर ऑप्शंस आर ए सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। बी हेक्सेन एंड मीथेन। सी है एस्टिक एसिड एंड ब्रोमीन, एस्टिक अम्ल और ब्रोमीन का। एंड डी है अस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड का। तो डियर जो अम्लीय वर्षा होता है, एसिड जो होता है, वो किस गैस के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के कारण मेन होता है। और ये जब वाटर या H2O से रिएक्ट करते हैं और उसमें ऑक्सीजन और अदर केमिकल्स होते हैं, तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म H2SO4 HNO3। तो क्या बनाएंगे? नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो एसिड किसकी वजह से होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अम्ल वर्षा एक प्रकार का मिश्रण है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। योर ऑप्शंस आर ए पॉपुलेशन या जनसंख्या से, बी रिसोर्सेज या संसाधन से, सी ग्लोबल वार्मिंग, एंड डी पोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्योटो प्रोटोकॉल है इट इज रिलेटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Kyoto Protocol is an agreement under the United Nations framework
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेड इन दिसंबर 1997। कब हुआ अडॉप्ट? दिसंबर 1997 में अडॉप्ट हुआ है। इट एम्स टू मैनेज एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस एंड ग्रीन हाउस गैसेज। और इसका लक्ष्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो इमिशन हो रहा है उसको कम करना और ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशंस को कम करना। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है विच टॉक्सिक कंपाउंड इज नॉट फाउंड इन ई वेस्ट। ई कचरे में कौन सा विषैला यौगिक नहीं पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, ई कचरे में मरकरी पाया जाता है, कैडमियम पाया जाता है, शीशा पाया जाता है, लेकिन नियॉन नहीं पाया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मरकरी, कैडमियम, लेड आर फाउंड इन ई वेस्ट बट नियॉन इज नॉट फाउंड इन द ई वेस्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कचरे में नियॉन नहीं पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है, कैडमियम पाया जाता है और लेड पाया जाता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट्स विथ। अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। एंड ऑप्शंस आर ए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, अमृत कार्बनिक पदार्थ से, बी सेकेंडरी कंज्यूमर से, द्वितीयक उपभोक्ता से, सी फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक से, डी है नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत या डेट्रिटस फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? इसका नाम जैसा डेट्रिटस है। डेट्रिटस फूड चेन इज द टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट्स विथ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सो एक प्रकार का फूड चेन है जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। The dead organic substances are decomposed by microorganisms. The organisms that feed on dead organic matters or detritus are known as detriorous. जो ऑर्गेनिज्म डेट्रिटस को खत्म करते हैं, खाते हैं या डिकम्पोज करते हैं, उसको हम डेट्रिओरस नाम से जानते हैं। तो डेट्रिओरस उनको कहा जाता है या उसी को हम डीकम्पोजर भी कहते हैं। तो डीकम्पोजर या डेट्रिओरस के नाम से इनको जाना जाता है। द डेट्रिओरस आर लेटर ईटन बाय प्रेडेटर्स। और ये जो डेट्रिओरस होते हैं इसको बाद में कौन खाता है? प्रेडेटर्स खाते हैं या उसका भक्षण करते हैं, ईटन उनका भक्षण करते हैं और दे आर ईटन बाय द प्रेडेटर्स। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है ग्रीन मफलर बिलोंग्स टू। ग्रीन मफलर संबंधित है एंड योर ऑप्शंस आर ए वायु प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण से, सी नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण से, डी नाइदर ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी जो ग्रीन मफलर होता है दैट इज रिलेटेड विथ नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। ग्रीन मफलर है क्या? ग्रीन मफलर इज अ मेजर एडॉप्टेड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। यह एक तरीका है नॉइज पोल्यूशन को कम करने का, रोकने का, बाय प्लांटिंग ग्रीन प्लांट्स। उसमें क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो है लगाते हैं, हरे पौधे लगाते हैं। और हरे पौधे कैसे लगाते हैं? कई रोज में लगाते हैं। नॉर्मली 4 or 5 rows of the plants are grown near noisy places like roadsides and industrial areas so that they can obstruct the noise from reaching the citizens। तो 4-5 रो में हम क्या करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स लगाते हैं जिससे कि जो शोर है, आवाज़ है, वो जो है यहाँ तक या नॉर्मल जो सिटीजन्स तक न पहुँच पाए। तो ग्रीन मफलर इसी को कहा जाता है कि जो हम हरे पेड़ों का 4-5 रो में जो है हरे पेड़ लगा देते हैं जिससे कि जो साउंड हो रहा है, ये साउंड जो है जो नॉर्मल सिटीजन्स या नॉर्मल लोगों तक न पहुँचे, जहाँ लिविंग लोग हैं, जहाँ आम जनता है वहाँ तक न पहुँचे। तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन मफलर। सो हियर द ग्रीन मफलर इज रिलेटेड विथ नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है मेधा पाटकर इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? डियर स्टूडेंट्स, योर ऑप्शंस आर ए टिहरी डैम प्रोजेक्ट, बी क्लीन गंगा मूवमेंट, सी गोदावरी डैम मूवमेंट एंड डी नर्मदा मूवमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेधा पाटकर है, मेधा पाटकर हैज़ बीन अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजर एंड स्ट्रेटजिस्ट फॉर नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसको हम NBA के नाम से जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है फॉर्म ऑफ एसिड रेन इज। अम्लीय वर्षा का रूप होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है किस रूप में होता है? वेट रेन या नम वर्षा में होता है, ड्राई रेन या शुष्क वर्षा में होता है, बोथ ए एंड बी, अर्थात दोनों रूप में होता है। तो डिस्कशन जो अम्लीय वर्षा होता है नम भी होता है, शुष्क भी होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एसिड रेन
is rain that has been made by acid by the certain pollutants in the air. Acid rain is a type of acid deposition which can appear in many forms. Wet deposition भी हो सकता है. Wet deposition is a rain, sleet, snow or fog that has become more acidic than normal. Dry deposition क्या होते हैं? Dry deposition is another form of acidic deposition and this is when gases and dust particles become acidic. जो gases और dust particles आपस में मिलकर के acidic हो जाते हैं और एसिड में जो रेन के साथ गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? ड्राई रेन. और वेट रेन क्या होता है? जब बारिश की बूंदों के रूप में जो है एसिड रेन होता है या ओला के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज वेट रेन. तो वेट रेन हो सकता है, ड्राई रेन दोनों हो सकता है. सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. अम्लीय वर्षा जो है नम वर्षा और शुष्क वर्षा दोनों रूपों में होती है. अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30. अल्गल ब्लूम्स रिजल्ट्स इन शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम है. यानी ऑप्शन आर ए ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मीकरण, बी है एट्रोफिकेशन या सुपोषण, सी है सेलेनाइजेशन या मृदा लवणता एंड डी है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन. तो डियर स्टूडेंट, जब बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग ब्लूम हो जाते हैं द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर इज टर्म एट्रोफिकेशन. तो उसकी वजह से जो है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है पानी में और उस स्थिति को हम एट्रोफिकेशन या सुपोषण के नाम से जानते हैं. होता क्या है वास्तव में? जो अलगल ब्लूम्स होते हैं, जो अलगी होते हैं, शैवाल होते हैं, ये जो है पूरा जो है पानी के ऊपर छा जाते हैं. ओवर ग्रोथ ऑफ द अलगी कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम अंडर वाटर प्लांट्स. इसकी वजह से क्या होता है कि जब पूरी तरह से पानी पे छा जाते हैं तो सनलाइट और ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नीचे जो है प्लांट्स होते हैं या फिर पौधे होते हैं, छोटे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो सड़ने लगते हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अकर्स एंड there is no mixing of the atmospheric oxygen due to thick layers of the growth of the algae. As a result, aquatic animals are dying rapidly. अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब एक परत पड़ जाती है अलगी की, शैवाल की, और अंदर जो है सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं जाते हैं तो जो नीचे पे प्लांट्स होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स धीरे धीरे क्या होने लगते? मरने लगते हैं. दे आर स्टार्टिंग डाइंग. वे मरने लगते हैं और उसकी वजह से क्या हो? सड़ गल करके वो सुपोषण या पोषण की न्यूट्रिएंट्स की जो है अधिकता हो जाती है. इसी को हम एट्रोफिकेशन कहते हैं. सो इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 30 शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम क्या है? एट्रोफिकेशन है. बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31. प्रश्न है विच लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऑप्शन आर ए आयनोस्फीयर है आयन मंडल, बी ट्रोपोस्फीयर है क्षोभ मंडल, सी मीसोस्फीयर है मध्य मंडल एंड डी स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल. तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन स्तर सुरक्षित रखता है? जो एक ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर ही हमको हार्मफुल रेज से बचाती है. और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है. सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. समताप मंडल में पाया जाने वाला जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर होता है, वही हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है. सो हियर सी ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32. प्रश्न है डिस्कशन इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी इन विच द टीचर एंड द स्टूडेंट कोऑपरेट टू टॉक ओवर द सम प्रॉब्लम्स और टॉपिक. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय. वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक एवं छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं. यह कथन किसका है? ऑप्शन आर ए बाइनिंग और एंड बाइनिंग, बी जेम्स एम ली, सी है सैटलर एंड मिलर एंड डी है योकम एंड सिम्पसन. तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जेम्स एम ली. यह स्टेटमेंट किसका है? जेम्स एम ली का है. सो ही द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. जेम्स एम ली के अनुसार वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक एवं छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या प्रकरण पर बातचीत करते हैं. According to James M. Lee, discussion is an educational group activity in which the teacher and the students cooperate to talk over some problems or topic. So here the B option is right option. Now the next question number 33. प्रश्न क्या? 33 प्रश्न है Environmental Education Center is located at पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र स्थित है. ऑप्शन आर ए बैंगलोर, बी कोलकाता, सी मुंबई एंड डी अहमदाबाद. तो डिस्ट्रिक्ट जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर है या पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है. सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन.
इसको हम CEC के नाम से जानते हैं। सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984। कब स्थापना हुआ था? 1984 या 1984 में स्थापित हुआ था। वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984 एज अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड forest by the government of India in Ahmedabad as a national institute center for environmental education responsible to promote environmental awareness नेशन वाइड। अर्थात जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस या पर्यावरण संचेतना, पर्यावरण जागरूकता करना ही इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर या CEC सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का उद्देश्य है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1984 में हुई थी। और कहाँ पे हुई है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये अहमदाबाद में लोकेटेड है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अहमदाबाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। ए साइक्लिक होता है, चक्री, बी यूनिडायरेक्शनल या एक दिशात्मक होता है, बी मल्टी डायरेक्शनल या बहुदिशात्मक होता है, डी रिवर्सिबल या प्रतिवर्ती होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव क्या होता है? दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा का होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अब फ्लो ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. It is said to be unidirectional because some energy is lost in the form of heat when moving from one trophic level to the next for the maintenance of the homeostasis of an organism. क्या होता है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो वहाँ पे कुछ हीट लॉसेस भी होते हैं, कुछ एनर्जी लॉसेस भी होते हैं होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए। तो हमेशा क्या होता है, एक पारतंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है हु क्वाइंड द टर्म एसिड रेन। अम्ल वर्षा शब्द किसने दिया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए क्रिस्ट रैल्फ, बी एल्मर जोसेफ क्लार्क, सी एमएस फ्लावर एंड डी रॉबर्ट अंगस स्मिथ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टर्म है एसिड रेन दैट इज क्वाइंड बाय रॉबर्ट अंगस स्मिथ। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. The term acid rain was first used by scientist Robert Angus Smith in 1870. कब यूज किया था इन्होंने? 1870 में. फिर he noticed that the rain tended to be more acidic in areas with the more pollution and that buildings crumble faster in areas where coal is burned. जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ पे ज़्यादा जो है जो पानी है वो एसिडिक हो जा रहा है और उसकी वजह से जो एरियाज के जो बिल्डिंग्स है वो क्रम्बल कर रहे हैं, टूट फूट रहे हैं। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद 1870 में रॉबर्ट अंगस स्मिथ ने एसिड रेन या अम्ल वर्षा शब्द दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 इज। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। एंड योर ऑप्शंस आर ए सेव फॉरेस्ट या जंगल बचाओ, बी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, सी ओनली वन अर्थ केवल एक पृथ्वी, एंड डी सेव वाटर फ्रॉम लाइफ। तो डियर स्टूडेंट, जो थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 है दैट इज ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ या केवल एक पृथ्वी जो है विश्व पर्यावरण 2022 का थीम था। यही पे हम आपसे बात कर लें 2023 का थीम क्या होगा। 2023 का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 का जो थीम है दैट इज सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशंस। क्या है? सोल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशंस ये थीम है और एक हैशटैग भी है। हैशटैग क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशंस। तो 2023 ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि 2023 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका थीम क्या है। तो थीम इज सोल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशंस एंड हैशटैग क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है डीडीटी इज। डीडीटी है, योर ऑप्शंस आर ए एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, बी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स या जैव अपघटनीय प्रदूषक है, सी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स या गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक, एंड डी नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, डीडीटी का नाम हम सभी लोगों ने सुना है, उसका पूरा नाम क्या है? डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और डीडीटी जो है इट इज हार्मफुल टू ऑल बायोटा ऑफ द प्लांट्स एज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि यह जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है
गैर जो अपघट्य प्रदूषक होता है, इसलिए सभी के लिए ये क्या है, हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो DDT है, DDT इज हार्मफुल टू ऑल बायोटा ऑफ द planet as it is not biodegradable and tends to become more concentrated at makes up the food chain. It is fat soluble chemicals and accumulates in the fat deposits of the body. जो fat deposits होता है शरीर का, उसमें जाकर के accumulate होता है DDT, इसलिए यह बहुत ही खतरनाक है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न है, एनवायरमेंटल कंसिस्टेंस इज रिलेटेड टू, पर्यावरणीय चेतना का संबंध है। यानी ऑप्शन आर ए कॉग्निटिव एस्पेक्ट या संज्ञानात्मक पक्ष, बी अफेक्टिव एस्पेक्ट या भावात्मक पक्ष, सी साइकोमोटर एस्पेक्ट या क्रियात्मक पक्ष, एंड डी इज नॉन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो डिरेक्शंस जो इन्वायरमेंटल कंसिस्टेंस है या पर्यावरणीय चेतना है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो जो है अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष से है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज द एनवायरमेंटल कंसिस्टेंस इज related with or concerned with belief, feelings and attitudes of students। या belief से, feelings से और attitude of students से संबंधित है, और ये सब चीज़ें जो व्यवहार हैं या उसकी आवृत्ति है या उसकी फीलिंग्स से है, वो सभी क्या है, अफेक्टिव एस्पेक्ट या भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEP इज, IEEP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर ए इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, बी इंटरस्टेट एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, सी है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन प्रोग्राम, एंड डी है इंटरनेशनल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, द फुल फॉर्म ऑफ IEEP इज एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम ये हो सकता है। सो IEEP इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। सो हियर इन दिस वे द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। IEEP इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला जो है द नेक्स्ट क्वेश्चन, और IEEP की हम बात कर लें तो IEEP केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1975। IEEP जो है या इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो है, यह जो है कब एग्जिस्टेंस में आया है? दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1975। 1975 में यह अस्तित्व में आया था IEEP या इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैव अ पिरामिड ऑफ बायोमास। ग्रासलैंड पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है। ऑप्शंस आर ए लीनियर या रैखिक, बी इनवर्टेड या उल्टा, सी अपराइट या सीधा, एंड डी साइक्लिक या चक्राकार। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है ग्रासलैंड में, वो क्या होता है? दैट इज ऑलवेज अपराइट। क्या होता है? वह हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है। अपराइट क्यों होता है? कि सबसे नीचे जो है वो ग्रासलैंड होता है प्रोड्यूसर का, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है। उसके ऊपर हर्बीवोर्स होते हैं, अर्थात जो ग्रास को खाते हैं, दे आर हर्बीवोर्स, जिसको हम लोग जो कह सकते हैं शाकाहारी है। उसके ऊपर प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, जिसकी संख्या कम होती है, और उसके ऊपर जो होते हैं टॉप कॉर्निवोर्स होते हैं, जिसकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो सबसे अधिक संख्या किसकी है? जो आपका ग्रासेस हैं उसकी संख्या है, उससे कम हर्बीवोर्स की होती है, उससे कम प्राइमरी कार्निवोर्स की होती है, टॉप कॉर्निवोर्स की संख्या सबसे कम होती है। तो इस तरह से जो ग्रासलैंड पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है, वो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है। सो हियर इन दिस वे आप कहेंगे कि जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सब लोगों ने जो सत्र 2022-23 के लिए 27 फरवरी 2023 का एग्जाम हुआ था, जो 105 इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा का, उसके समस्त प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक प्रश्नों में 6 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से आए थे। सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव और विकल्पीय प्रश्नों में पिछली क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था, और आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो अंतिम 20 प्रश्न थे उसको सॉल्व किया था। इस तरह से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई
आपकी समस्या है या कोई आपका प्रश्न है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।